चलिए एक मिनट थोड़ा, हमारा जो 12 का जो दिगंत भाग 2 है, हिंदी तो सब आपके पास होगा ही, आप लोगों के पास, और उसका जो 4th चैप्टर है, क्योंकि मैंने बातचीत उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, तीनों चैप्टरों को मैं बता चुका हूं। अगर कोई बच्चे ऐसे भी हमारे महानुभाव होंगे, सज्जन व्यक्ति, तो जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, किसी कारणवश कभी शौक से नहीं आ पाए होंगे, हाँ, तो उस महानुभाव के लिए वीडियो उपलब्ध है, जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। आज हम आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं 3rd चैप्टर, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है, नाम ही काफी है। अर्धनारीश्वर का मतलब हुआ आधा नारी और आधा पुरुष। ये भगवान शंकर का एक रूप है अर्धनारीश्वर, जो पूरे संसार के सृष्टि के एक रूप को व्याख्या करते हैं। और उसी रूप के बारे में हमारे जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, आपको याद होगा या नहीं होगा मैं आपको बता दूं, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्होंने जो विभिन्न प्रकार की जो उत्कृष्ट कहानियां जो लिखी, उत्कृष्ट कविताएं जो इन्होंने लिखा, इनके उस महान कार्यों के लिए, महान लेख के लिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया। इसलिए इनको कहा जाता है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन पूछ देगा कि रामधारी राष्ट्र कवि कौन है, ऑप्शन में दे देगा रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, मणीश्वर नाथ रेणु, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, रामधारी सिंह दिनकर है राष्ट्र कवि, और रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है कलम का जादूगर। हाँ, यो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा रामवृक्ष बेनीपुरी कलम का जादूगर है उनका। उनकी लेखनी ये कमाल का था कि जो आदमी पढ़ता मजा मतलब मस्त हो जाता, इसीलिए उनको कहा गया था कलम का जादूगर। तो उपाधि दिया गया था, कहानी नहीं बता रहे। अब हम आपको बता दें, हमारे जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में थोड़ा पर्सनल जान ले, चूंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बता दें। इनका जो जन्म है ना, वो जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 को। डेट आपको याद रखना होगा, जैसे मेंशन कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपको बहुत जगह पूछेगा, हो सकता है पूछ देगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, केवल डेट दे देगा 23 सितंबर, 23 दिसंबर, 24 अप्रैल, 24 दिसंबर, क्योंकि डेट और मृत्यु दोनों मिला देता है। क्योंकि बहुत बच्चा क्या करता है, मृत्यु वाला याद है तो वो ठोक दिया जन्म में, वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है। तो वहां पर याद रखिएगा, या हो सकता है कोनो जगह पूछ देगा रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुआ और साल का नाम दे देगा, जैसे आपको देगा 1908, 1910, 1918, 1920। ठीक है, तो आप ठीक मारेंगे 1908 में। या हो सकता है इसी क्वेश्चन को पूछ देगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, और ये दोनों एक साथ देगा 23 सितंबर 1908, 23 दिसंबर 1908, 24 अप्रैल 1908, और एक को देगा 23 सितंबर 1918। ऐसा करके आपको कंफ्यूज करेगा, तो वहां पर हम लोग डालेंगे तीन, दोनों ऑप्शन पूरा होना चाहिए, 23 सितंबर 1908, उसमें टिक मारेंगे। तो एक क्वेश्चन को 3 ढंग से 4 ढंग से पूछ सकता है। इसलिए हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को देते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव हम दिए तो हम देंगे तो उसमें ये तीनों रहेगा, तीनों 23 भी रहेगा, सितंबर भी रहेगा और साल भी देगा। लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो हो सकता है खाली डेटे दे दिया हुआ है, हो सकता है केवल महीने वाला ऑप्शन दिया हुआ है, या हो सकता है केवल साले वाला। तो वहां पर बच्चों को बताते हैं कि यहाँ पर थोड़ा अपन कॉमन सेंस लेकर चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ, ये बेचारे देहांतवास, इनका स्वर्गवास कब हुआ। तो याद रखना है 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु कब हुई, 24 अप्रैल 1974, ऑब्जेक्टिव के लिए। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो बिहार में वो जिला है बेगूसराय। बेगूसराय बड़ा खच्चर इलाका है, वहां जब भी बात होता है तो गोली बारूद से बातें करता है। इससे अपना बिहार तो इसलिए फेमस है भाई गोली बारूद के लिए। यहाँ पर भैया कहता है कि कट्टा तो घर घर की पैदाइश है। खैर सिमरिया बेगूसराय जो है वो इससे भी क्रिमिनल वाला एरिया है। उसी बिहार का जो बेगूसराय जिला है, उस बेगूसराय में एक सिमरिया जाति गांव है। उसी सिमरिया गांव में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। और इनकी माता जो है ना, माता का नाम है मनरूप देवी और पिताजी का नाम है रवि सिंह। याद रखिए,
पिताजी का नाम क्या रहेगा? ऋषि, और माता जी का नाम क्या रहेगा? ठीक है। जन्म स्थान कहाँ रहेगा? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। अब तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। रामधारी सिद्धगढ़ का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया, सोमरिया, मंगलवरिया, है ना, कुछ ऑप्शन दे सकता है भाई। तो हम लोग को वहां पर सिमरिया में ले जाना है। या हो सकता है रामधारी सिद्धगढ़ का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? बिहार, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, वहां पर बिहार। या ऐसे भी पूछेगा कि रामधारी सिद्धगढ़ का जन्म कहाँ हुआ? बलिया, बेगूसराय, पटना, छपरा। आज से पहले जो पढ़े थे वो सारे संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश का नारायण का जो जन्म स्थान कहाँ था? बलिया और छपरा के बॉर्डर पर। तो हो सकता है आपके दिमाग में बलिया बैठा हुआ है और बलिया ऑप्शन में डालेगा, तो बच्चा क्या अगर न कंफर्म है तो बलियो में टिक मारे। इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन डालेगा, ऐसा ऑप्शन डालेगा जो किसी और लेखक का जन्म स्थान है। इसलिए ध्यान रखना, पूरा कंफर्म रखिएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ रहेगा? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। सिमरिया गांव है, बेगूसराय जिला है और बिहार राज्य। ठीक है, चलिए। अब इनकी पत्नी जो है ना, अर्धांगिनी, पत्नी भी कह देगा, अर्धांगिनी भी कह देगा। इनकी अर्धांगिनी का नाम है श्यामवती। इनकी अर्धांगिनी का नाम क्या है? श्यामवती। और इनका जो शिक्षा है ना, प्रारंभिक शिक्षा तो घर पर ही हुआ। जो मिडिल स्कूल है, जो होता है जहाँ शिक्षा, वो मिडिल स्कूल का शिक्षा तो इन्होंने घर पर ही पाया, अपने गांव समाज में ही पाया। उसके बाद ये मैट्रिक जो होता है, वो मैट्रिक पास करने के लिए जो मोकामा रेलवे घाट का जो स्कूल था, उस मोकामा के रेलवे घाट स्कूल से इन्होंने मैट्रिक का एग्जाम, मैट्रिक पास किया। और कब किया? 1928 में। फिर क्वेश्चन क्या कर देगा, रामधारी सिद्धगढ़ मैट्रिक पास कब किए? यहाँ पर 1928। मैट्रिक का परीक्षा कहाँ से पास किए? मोकामा रेलवे घाट से। याद क्या रखना है? मोकामा रेलवे घाट। फिर आपको आ जाएगा 1932 में पटना कॉलेज से इन्होंने क्या किया? इतिहास विषय में ऑनर्स का डिग्री लिया। हिस्ट्री जो विषय जो है, उस हिस्ट्री विषय से इन्होंने क्या किया? ऑनर्स किया। तो हिस्ट्री विषय से ऑनर्स कहाँ से किया? पहले तो 1932 में किया। कहाँ से किया? पटना कॉलेज से किया। ठीक है। उसके बाद इनका जो सबसे पहला जो कविता था ना, वो छात्र सहोदय था। क्या था? छात्र सहोदय। इनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1925। 1925 में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम क्या था? छात्र सहोदय। आपको याद रखना होगा। और 21 वर्ष की आयु में, जब इनकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण गया, तो उस आयु में पहली कविता जो है, आपको क्या कहते हैं? प्रणभंग, है ना। और यहाँ पर याद रखिएगा, रचना में इन्होंने कौन कौन सी रचना किया? तो रचना में है आपको काव्य कृति, काव्य और क्या कहते हैं कि गद्य दोनों होगा। तो पहले काव्य में बता दे, काव्य में उन्होंने कौन कौन सी रचना किया? तो प्रणभंग। प्रणभंग कब हुआ था? साल भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या करता है, चांसेस कम रहता है, लेकिन कोनो साल चूंकि क्वेश्चन सेट करने वाले के दिमाग में है, उसके माइंड में क्या, चूंकि बुक्स उसके पास उपलब्ध है, सिलेबस उपलब्ध है, उस सिलेबस से कौन सा क्वेश्चन डालेगा आप उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए दिया है, तो आपका काम है उसको कंप्लीट करना। तो हो सकता है पूछ देगा प्रणभंग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1929 में। रेणुका का कब हुआ था? तो 1935 में। हुंकार कब हुआ था? 1938 में। रसवती कब हुआ था? 1940 में। कुरुक्षेत्र कब हुआ था? 1946 में। रश्मि रथी कब हुआ था? 1952 में। बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इनका रश्मि। नील कुसुम कब हुआ था? 1954 में। और एक है आपको कौन सी? उर्वशी। उर्वशी के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था 1961 में, जो प्रकाशित हुआ था उर्वशी, इसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी मिला, है ना। क्या कौन सा मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार उर्वशी के लिए ही इनको मिला था। उसके बाद है परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। कोमलता और कवित्व 1964 में हुआ। और हारे की हरिनाम 1970 में प्रकाशित हुआ। और गद्य में अगर जाइएगा कहानी वाला में, तो उसमें मिट्टी की ओर कब हुआ था? 1946 में। अर्धनारीश्वर जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हुआ था 1952 में। फिर कहता है संस्कृति के 4 अध्याय
ये हुआ था 1956 में। और काव्य की भूमिका 1958 में। और दिनकर जी की डायरी, दिनकर जी की डायरी ये हुआ था 1973। और इनकी कुछ पुरस्कार में है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है वो मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के। क्वेश्चन डाल देगा, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना के लिए प्रदान किया गया? याद रखना चाहिए, संस्कृति के 4 अध्याय। या ऐसे भी कह देगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? याद होना चाहिए, साहित्य अकादमी का पुरस्कार। या भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार किसके लिए मिला? उर्वशी के लिए। और इसके अलावा जिन्होंने महत्वपूर्ण जो लेख लिखा, इसके अलावा भी बहुत सारे जो लेख लिखा, उत्कृष्ट लेख लिखा, उस उत्कृष्ट लेखों के कारण इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ये तो था आपको लेखक के बारे में, लेखाकार। अब आते हैं हम लोग थोड़ा अपने चैप्टर अर्धनारीश्वर पर, कि अर्धनारीश्वर में लेखक क्या बताए हैं। तो अर्धनारीश्वर में रामधारी सिंह दिनकर जी मनुष्य की वास्तविकता को चरितार्थ किए हुए। वो बताते हैं कि भगवान शंकर का एक रूप था अर्धनारीश्वर, जिसके द्वारा ये प्रकट किया गया था कि हर पुरुष में महिला की छाया या महिला का गुण होता है, और हर महिला में पुरुष का गुण होता है। हर मर्द औरत है, हर औरत मर्द है। इसलिए हमने कहा था शिव शरण को कि तू है मर्द, लेकिन हम तुमको कहेंगे औरत। और जब हम औरत का है तो बुरा नहीं मानिए भाई, आप में औरत का गुण है भाई। डोंट बी सीरियस यार, कहानी के अकॉर्डिंग वो बेचारा 100% प्योर लड़का है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप प्योर लड़का है। आप उसके कैरेक्टर को कम से कम उंगली मत उठा दो यार, ठीक ठाक लड़का है। आप बात कीजिए, चरित्र होते आने वाले कुछ समय में तो जागर हुई है। चलिए, तो हम आपको यहाँ बता रहे थे, इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि आज के वर्तमान समय में अगर पुरुष महिला का कोई कार्य करने जाता है तो उसको ये मन में आता है कि हमारा पुरुषत्व खत्म हो गया, पुरुष का गुण हमारा क्या हो गया? नष्ट हो गया। या कोई महिला अगर पुरुष वाला कार्य करने चली जाती है तो उसको भी ये बात का एहसास होता है कि हमारा जो है, मतलब हमारी औरत का जो गुण है वो हमारे अंदर से क्या हो गया? नष्ट हो गया। अर्थात कहने का मतलब महिला जो है वो अपने आप को वहां पर शुद्ध महिला नहीं मान पाती है, या मर्द भी अपने आप को शुद्ध मर्द नहीं मान पाता है जब वह कोई औरत का कार्य करता है। हालांकि हमारे लेखक साहब ये इस बात का घोर विरोध करते हैं। उनका मानना है कि हर पुरुष को महिला का भी कार्य करना चाहिए और हर महिला को पुरुष का भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरण कोई भेद नहीं किया है। अगर सूर्य की किरण, मर्द के लिए कोई अलग किरण और औरत के लिए कोई अलग किरण नहीं आता है। वही वायु हर औरत और मर्द लेता है, मतलब श्वास के रूप में। वही भोजन महिला और पुरुष दोनों लेते हैं। वही सूर्य की रोशनी पुरुष और महिला समान लेते हैं। इसी धरती पर, सेम धरती पर औरत और मर्द दोनों समान रूप से रहते हैं। जब प्रकृति हमें भेदभाव नहीं करती है तो हम आप भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? दिनकर साहब यहाँ ये भी कहते हैं कि ये महिला और पुरुष का जो भेद है ना, ये तब ज्यादा प्रचलन में आया जब कृषि प्रथा का उत्थान हुआ। जब मानव जाति कृषि कार्य करने लगा तो कृषि कार्य करने के दौरान पुरुष अपने आप को बाहर के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया और महिलाओं को घर के कार्यों को समर्पित कर दिया गया। और उस दिन से लेकर आज तक महिला अपने आप को घर के कार्यों में ही, चार दीवारी में ही क्या रखती है? संतुष्ट मानती है। अगर महिला पुरुष का कार्य करती है तो उसको एहसास होता है कि कहीं न कहीं वो महिला नहीं रहती, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो समाज है वो पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज है, और हमारे इस समाज में इस प्रकार की रचना किया गया है, इस प्रकार का निर्माण किया गया है समाज के कि ये समाज केवल और केवल पुरुषों के हित के लिए, पुरुषों के फायदे के लिए है, पुरुषों के लिए बनाया गया है।
इसमें महिला को कोई ज्यादा योगदान, महिला के सुख सुविधाओं का ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। महिलाओं को हमारे पुरुष समाज भोग विलास की वस्तु माना, और आज भी यही मानता है। हमारे समाज के लोग जो है उस महिला को भोग विलास की वस्तु माना। काम करो, काम करके आओ, महिला खाना बना कर देगी, जो भी होता है भाई घर के कार्य करेगी, और वो सब सुख सुविधाएं आपको देगी जो आपको आवश्यक है। इसी भोग विलास की वस्तु जो है हमारे पुरुष जो है उस महिला को माने, और इस बात का घोर विरोधी करते हैं कौन सी? रामधारी सिंह दिनकर। इनका मानना है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर महिला को हर वो कार्य करना चाहिए जो पुरुष करता है, और हर पुरुष को वो कार्य करना चाहिए और महिला को वो कार्य करने देना चाहिए जो महिला करना चाहती है या जो पुरुष करता है। वो महिला भी उस कार्य को करने का क्या है? हकदार है। ठीक है, तो ये था हमारे अर्धनारीश्वर का चैप्टर।